Hello, welcome my dear student to today's डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये डेली न्यूज़ एनालिसिस हम लोग 3 और 4 मई का हम लोग स्टार्ट करेगा और भी अरुणाचल टाइम्स का। ठीक है। द फर्स्ट न्यूज़ इज रेयर हॉर्नबिल स्पॉटेड इन पासीघाट। ओके, सो पासीघाट में एक हॉर्नबिल नॉन एज ओरिएंटल पाइप्ड हॉर्नबिल। ठीक है। तो ये जो हॉर्नबिल होता है इसका जो कैटेगरी होता है आपको पता है ना। इंटरनेशनल यूनाइटेड जो होता है उसके अंदर में पर्टिकुलर लिस्ट रखा जाता है एनिमल्स लोग का, बर्ड्स लोग का। तो उससे रिलेटेड एग्जाम में अगर इसको क्वेश्चन पूछेगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये जो IUCN का जो लिस्ट है, लिस्ट में इसका कौन सा कैटेगरी है उसको लेके आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का फॉरेस्ट कॉलोनी ऑफ द पासीघाट में इसको साइटेड किया गया है। एंड दूसरा, इसका जो साइटिंग है इसको लोकल जो आदि बाने कवा का जो यूथ विंग सेक्रेटरी है वो इसको ऑब्जर्व किया गया है, विश्वजीत ताइंग। ठीक है ना। देन तो इसका जो ये जो बर्ड्स होता है इट इज़ बेसिकली एक इंडिकेटर के तौर पे इसको देखा जाता है। इट्स रिटर्न जनरली इज़ कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव एनवायरमेंटल मार्कर। यानी कि ये लोग ज़्यादातर सीड डिस्ट्रीब्यूटर जैसे माना जाता है, सीड्स को लेके एक जगह से दूसरा जगह डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा ये जो बर्ड्स होता है ये ज़्यादातर ऐसे जगह में होता है जहाँ पे टॉल कैनोफी घास होता है। टॉल कैनोफी मतलब बड़ा बड़ा प्लांटेशन का जो घास होता है सिर्फ उसमें देखने को मिलता है। सो उसका प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश पासीघाट इंडिकेट्स की वेजिटेशन जो राइस हो रहा है। ठीक है। तो इसको याद रखो ये वाला, लाइक आई सेड लीज कंसर्न, इसका जो स्टेटस है उसको लेके एग्जाम में पूछता है। ओके। सो उसको हम ओरिएंटल पाइक हॉर्नबिल बोलता है, दूसरा नाम सुंदा या तो मलेशियन पाइक हॉर्नबिल भी बोलता है। लीज कंसर्न का कैटेगरी है तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है। फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलता है बिकॉज वो फॉरेस्ट मतलब सीड डिस्पर्स करता है बिकॉज ऑफ दैट। डन। और ये जो आपका ग्रेट हॉर्नबिल बिसोरियस बाइकॉर्निस जो है इसका रिलेटिव माना जाता है जो हमारा स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड केरला है। ये दोनों को याद करो। ठीक है। उसके बाद रिसेंटली आपका अरुणाचल प्रदेश पाके पागा हॉर्नबिल का जो फेस्टिवल है ये एक ऐसे फेस्टिवल है जहाँ में वेराइटीज ऑफ हॉर्नबिल्स जो होता है उसका कंजर्वेशन के लिए ये फेस्टिवल को हम लोग स्टार्ट करता है। ठीक है ना। ओके। ओके। सो एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू में जो इसका जो कैटेगरी है लीज कंसर्न उसको लेके आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्रेजेंस लेन ऑफ राइसिंग सन मेटेलियन टू मनामी मोयर गमलिन। ओके। सो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश से मनामी मोयर गमलिन शी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर टैलेंट डेडिकेशन एंड ग्रेसफुल एक्सप्रेशन स्पेशली क्लासिकल डांस, जैसे कि वो बहुत सा डांस में एक्सपर्ट है। डांस लाइक भारतनाट्यम, कथक, ओडिशा एंड ऑल्सो फ्लोक डांस लवानी जिसको बोलता है लवानिया। ठीक है। तो ये जो डांस को वो पहले भी आपका G20 का समिट में भी है ना, वो उसके बाद C20 का जो समिट है उसमें भी वो रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। तो इतना याद रखो कौन सा जगह का है, क्या अवार्ड दिया गया है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए। ओके। और ये उसका अदर डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स। डन। तो करेंटली सी इज ऑल्सो ए वेरी प्रोफेशनल डांस इन इंडियन क्लासिकल स्टाइल, जैसे कथक। कथक में वो करेंटली परस्यू कर रहा है अपना विशारत यानी कि डिग्री या तो डिप्लोमा जो हम बोलता है उसको वो कर रहा है। और कथक बेसिकली नॉर्थ इंडियन स्टोरी टेलिंग डांस फॉर्म माना जाता है। उसके अलावा सी इज ऑल्सो ए वेरी प्रोमिनेंट डांसर इन भारतनाट्यम ऑल्सो। भारतनाट्यम जिसको हम इंडिया का ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस जो तमिलनाडु में ओरिजिनेट किया है ये माना जाता है। ओके। उसके अलावा वो बहुत अच्छा डांसर है ओडिसीज में भी। ठीक है। ओडिसीज उसके बाद लवानिया में भी जो महाराष्ट्र मराठीज का डांस है। ओके। तो एग्जाम में याद कर लो उसको जो अवार्ड दिया है मेटेलियन, उसको जो अवार्ड दिया है लेन ऑफ राइसिंग सन का जो अवार्ड है वो उसको पाया गया है। ठीक है। एंड जितना भी डांस फॉर्म वो यहाँ मेंशन किया है वो डांस फॉर्म लोग को लेके एग्जाम में पूछता है, जैसे कथक। ओके। कथक कहाँ का है बोलने से प्राइमरीली आपको ये जगह लोग का नाम पूछा जाएगा। ठीक है। उसके अलावा भारतनाट्यम बोलने से साउथ तमिलनाडु, ये ऑलरेडी पूछ चुका है। ओके। उसके बाद ओडिशा बोलने से ओडिसी, ओडिसी बोलने से ओडिशा, है ना। उसके बाद दूसरा है आपका लवानिया जो महाराष्ट्र का है। ओके ना।
Next, American and folklorist जोराम अनिया अपॉइंटेड as full member of नीति आयोग. सो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है फॉर अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश का एक रिनाउंड एकेडेमियन एज वेल एज फ्लोकलोरिस्ट यानी कि फ्लोक टेल्स बोलने वाला लिखने वाला अरुणाचल प्रदेश से जोराम अनिया, उसको नीति आयोग में फुल मेंबर ऑफ द नीति आयोग में सेलेक्ट किया है along with द डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी. ठीक है, तो डॉक्टर आन्या वो आपका मुगो जोराम विलेज से है ऑफ द कई पंजर, और वो अरुणाचल का फर्स्ट अरुणाचली वुमेन भी होगा एंड मैन भी होगा जो नीति आयोग का मेंबर बना है, एंड ऑल्सो फर्स्ट मेंबर फ्रॉम द निसी कम्युनिटी टू होल्ड द डिग्री इन पीएचडी ऑल्सो. उसका बहुत सा अचीवमेंट है ना. तो सी हैज़ अराउंड 18 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और वो बहुत लीडिंग वॉइस इन इंडिजिनियस नॉलेज एंड निशी का लिटरेचर को लेके वो ये सबको मतलब शो आउट करता है. ठीक है, तो उसका जो रोल आगे जाके नॉर्थ ईस्ट इंडिया को नेशनल लेवल में पॉलिसी मेकिंग में स्पेशली ट्राइबल वेलफेयर्स के लिए और इंक्लूसिव के लिए डेवलप करने में काम आएगा. ओके, सो ये याद रखो, नीति आयोग ऐसे भी 2015 में याद रखो ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करते हुए अवर थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट माना जाता है. इसका जो चेयरमैन है वो फुल टाइम आपका प्राइम मिनिस्टर है, और फुल टाइम मेंबर्स लोग जैसे आपका प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है ना. और करेंटली आपका जोराम अन्या इसमें ज्वाइन किया है अलोंग विद बाला सुब्रमण्यम. और ये एक ऐसे रीजनल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है एक्ट इस ना पॉलिसी के टुवर्ड शो करता है. होगा, नाम को याद करो. ठीक है, उसके बाद बहुत ज़रूरी हो जाएगा. नाउ स्ट्रेच 11 ऑफ असम अरुणाचल बाउंड्री delineated इन लोअर सियांग. सो अरुणाचल और असम का जो बाउंड्रीज है उसको प्रॉपरली मार्क करते हुए डिलिनिएशन कमीशन लोग स्टार्ट हो गया है. ये लोग असम और अरुणाचल का जो बाउंड्री है सक्सेसफुल्ली आपका लोअर सियांग का कंडक्ट किया है. उसके बाद अभी जो सर्वे टीम है वो लोग एरियाज जैसे कि तेलाम सेरेन ये सब एरियाज लोग को कवर कर रहा है. ठीक है, तो इसमें एक कोलाब्रेशन एपोर्ट दोनों ही बॉर्डर अफेयर्स डिपार्टमेंट, लैंड मैनेजमेंट एंड उसके बाद टेक्निकल टीम सर्विस एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर रहा है. साथ ही साथ इसमें पहली बार लोकल का पार्टिसिपेशन यानी कि गांव बुरास लोग भी देख रहा है, पंचायत मेंबर्स लोग भी मिल के बॉटम अप अप्रोच के साथ डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन के अंदर में इसको पार्टिसिपेट करके बॉर्डर को बना रहा है. ओके, सो इससे रिलेटेड आपको क्या जानना है एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा बोलने से, नामसाई डिक्लेरेशन. नामसाई डिक्लेरेशन 2022 में साइन किया था, जहां में जो डिस्प्यूट है 123 विलेज असम और अरुणाचल विलेज को मिला के 123 विलेज का जो इश्यूज है उसको नामसाई डिक्लेरेशन में प्रॉपरली बेस्ड ऑन द लोकल पार्टिसिपेशन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा बोल के बोला गया है. ओके, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आर्टिकल 3 जो है वो एक ऐसा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को हक देता है कि वो कोई भी स्टेट का बाउंड्रीज को अल्टर कर सके. ओके, उसके बाद आर्टिकल 263 के अंदर में हम इंटर स्टेट काउंसिल्स भी बना सकता है, इन्वेस्टिगेट करेगा और कुछ भी इश्यूज होगा बिटवीन द टू इश्यूज है ना, कोई भी डिस्प्यूट होगा बिटवीन द टू स्टेट फॉर द बाउंड्री को लेके वो इश्यू को टैकल कर सकता है. ओके, सो इसमें इंडिया का जो सर्वे है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है. वो टेक्निकल ग्राउंड फॉर द ट्रूथ ताकि लीगल बाउंड्री डिफाइनिंग बाउंड्रीज बन सके बिटवीन असम एंड अरुणाचल प्रदेश. होगा, सो जोग्राफिकल डिस्प्यूट बेसिकली ऐसे है कि अराउंड 804 किलोमीटर का लाइन जो डिस्प्यूट होता है, और ये डिस्प्यूट बेसिकली जो हिस्टोरिकल मैपिंग हुआ था आपका 1951 में बोर्दोलोई कमेटी रिपोर्ट के वजह से, उसके वजह से ये रिपोर्ट मतलब ये डिस्प्यूट राइज हुआ है. तो इसमें आपका जो गांव बुरा से स्पेशली अरुणाचल प्रदेश का वो बहुत ही पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल विलेज है, और वो लोग एक गवर्नेंस एक ब्रिज की तरह बन सकता है गवर्नमेंट और कम्युनिटी के बीच में. ओके, उसके बाद बोर्दोलोई कमेटी आने के बाद 1972 में एक डिस्प्यूट एस्केलेट हुआ है. बेसिकली जब अरुणाचल प्रदेश को असम से सेपरेट करते हुए एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया है. ठीक है, सो बोर्दोलोई कमेटी के बाद आपका 1972 का डिस्प्यूट आता है, उसके चलते आपका जितना भी फ्रंटियर्स लुक है ना उसका बॉर्डर डेमार्केशन करना ज़रूरी हो गया है. ओके, तो बोर्दोलोई कमेटी जो बेसिकली ये असली बोलने से मतलब इनिशियली 1948 को आता है, उसके बाद 1951 में ये कमेटी का रिपोर्ट एक्सेप्ट होता है. तो ये कमेटी जो अराउंड 306
3648 किलोमीटर स्क्वायर जो प्लेन फूड्स एरियाज में है, स्पेशली आपका डिस्ट्रिक्ट लाइक दारांग और लखीमपुर में, उसको वो रेकमेंड करता है कि उसको सीधा असम में ट्रांसफ़र करें। ओके, लेकिन इसमें बेसिकली उस समय का अरुणाचल प्रदेश का जो ट्राइबल्स होता है उसके साथ इसका कोई कंसल्टेशन नहीं होता है, तो इसलिए लैक ऑफ कंसर्न हो जाता है। एंड उसके अलावा कस्टमरी राइट्स जो ट्राइबल पीपल है वो लोग का जो राइट्स होता है वो भी उसका क्लेम के ऊपर में भी आ जाता है। ओके, इसीलिए गवर्नमेंट आगे जाके ये 123 विलेज लोग का जो डिस्प्यूट होता है उसको बेस्ड ऑन द एथनोग्राफी एंड हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी के अंदर में, है ना, आपका क्लेम और काउंटर क्लेम्स को लेके अभी नामसाई डिक्लेरेशन के अंदर में एक प्रॉपर कमीशन बेटा गया है ताकि वो बॉर्डर को प्रॉपरली डिमार्केट करे, हो जाएगा। तो इससे ये समझ में आ जाओ कि अभी फिलहाल जितना भी अराउंड 28 विलेजेस जो है वो विद इन द अरुणाचल का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ही रहेगा, और डिस्प्यूटेड विलेजेस लोग को अराउंड 86 बना दिया है। अभी ये डिस्प्यूटेड विलेजेस को रीजनल कमेटी के अंदर में प्रॉपर ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन एंड फील्ड इन्फेक्शन के बेस पे उसका डिवाइड होगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट, Assamese film Moi Eti Nixhor wins award at World Fish Wheatstone। ओके, सो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल बोलता है, असमीज का एक जो फिल्म है मोय एती निक्सौर, आई होप आई एम सही स्पेलिंग है, निखासौर। ये एक ऐसा फिल्म है which was directed by national award winner विद्युत कोतोकी, एंड इसको बेस्ट डार्क कॉमेडी एंड बेस्ट एडिटर के कैटेगरी में वर्ल्ड फिश ह्यूस्टन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में इसको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, समझ गया। सो सच अवार्ड बेसिकली रीजनल सिनेमास का सक्सेस को हाईलाइट करता है। और उसके बाद वर्ल्ड फिश ह्यूस्टन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। ओके, तो एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है इतना याद रखो कि वर्ल्ड फिश ह्यूस्टन कब स्टार्ट हुआ है, 1961 को। ओके, और उसके बाद इट इज़ कंसिडर एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन नॉर्थ अमेरिका। उसके अलावा इसमें ये असम का जो मूवी है वो फिल्म का नाम भी आप याद करना। ठीक है, इतना डन। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स है। ओके, कौन था फाउंडर, है ना, और इसमें इसका स्टेटस करेंटली क्या है। ओके, उसके बाद यहाँ पे यूनिकनेस ये है कि जो इसमें आपका जो नासा का स्पेस सेंटर है ह्यूस्टन, उसमें आपको फिल्म टूर कराता है कि इसलिए हम लोग ह्यूस्टन। नेक्स्ट, इंडिया स्टार्टअप दृष्टि सैटेलाइट लॉन्च अब्रॉड स्पेसएक्स रॉकेट। सो संडे का 3 मई 2026 में दृष्टि सैटेलाइट जो डेवलप हुआ है आपका बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप गैलेक्स आई स्पेस, ये सक्सेसफुली इसको लॉन्च किया है into orbit by SpaceX Falcon 9 rocket from California। Now दृष्टि सैटेलाइट जो है इंडिया का वो एक प्राइवेट बेस सैटेलाइट है, उसको याद करना। ठीक है, सो ये जो सैटेलाइट है ये पहली वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट। ऑप्टोसार का मतलब है ये हाई रेजोल्यूशन होता है, मतलब हाई ऑप्टिक फाइबर्स रेजोल्यूशन को यूज़ करते हुए ये इसको पास किया जाता है, ये सैटेलाइट को बनाता है। और ये सैटेलाइट एक ऐसे सैटेलाइट है जो ऑल वेदर सैटेलाइट है, नाइट हो या डे, रेडिएशन को यूज़ करके थ्रू द क्लाउड स्मोक से या तो कोई भी हो उससे आप इजीली इसको देख सकते हैं, विजिबल कर सकता है। ठीक है, सो यानी कि कोई भी एनी टाइप ऑफ वेदर कंडीशन जो इसका विजिबिलिटी को, क्लियरिटी को मतलब कंडेंस नहीं कर सकता है। ठीक है, सो ये एक डुअल यूज अर्थ का ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट माने जाएगा। इसमें सिविलियन और स्ट्रेटेजिक नीड के लिए, मतलब डिफेंस नीड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, डिजास्टर के लिए एंड मेरीटाइम मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ किया जाएगा। ओके, ये जो फर्स्ट ऑफ द प्लान कॉन्स्टलेशन ऑफ द 10 गैलेक्सी माना जा रहा है। ओके, तो एग्जाम से क्या क्या याद करो। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के अंदर में इंडिया अभी प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूड करता है स्पेस सेक्टर में। और इन स्पेस उसका एक ऐसे प्रोग्राम है जहाँ पे वो प्राइवेट स्पेस एक्टिविटीज़ को इंडिया में लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड वो इसरो का वो ब्रांच है जो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ को देखता है। तो एग्जाम में आपको NSIL इसको पूछ सकता है, प्राइवेट सेक्टर ऑफ इसरो। ठीक है,
डन। और ये जो सेक्टर है, ये जो दृष्टि सैटेलाइट है, इससे हम डिफेंस में भी यूज़ कर सकता है, डिसास्टर मैनेजमेंट भी, एग्रीकल्चर में भी हम इसको मॉनिटर कर सकता है ग्राउंड वाटर का लेवल को देख के। ठीक है। उसके बाद स्पेस एक्स फैक्टर। सो यहाँ पे आपका फैल्कन 9 उसको यूज़ किया है, जो कि एक रीयूजेबल रॉकेट माना जाता है। और ये स्पेस एक्स एक प्राइवेट स्टार्टअप है जिसको स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए हम लोग यूज़ करता है। ओके, सो ये इसका कंपैरिजन है। डन। सो एमसीक्यू में, लेन ऑफ द राइजिंग सन मेटेलियन रिसेंटली अवार्डेड टू Manami Moir Gamlin, recognized excellency in which field? Indian classical dance. Which Indian startup recently launched the world's first Optosar satellite Drishti aboard a SpaceX rocket? ये है गैलेक्स आई स्पेस। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ये भी प्राइवेट में किया है और ये भी प्राइवेट सैटेलाइट है। ओके ओके। इन 2026 World Press Freedom Index released by Reporters Without Border, what is India's rank? It's around 157 rank. The Namsai Declaration, often cited in the discussion regarding the Northeast, primarily addresses which issues? It issues border dispute between Assam and Arunachal Pradesh. Okay, Namsai Declaration. Joram Anya, recently appointed as a full-time member of Niti Aayog, is the first person from which community to hold a PhD in Hindi? Nishi community का है. Okay. Next, which features define the optosar technology used in the district satellite? तो इसमें कौन है? इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल फाइबर्स जो होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से निकलने वाला है ना, लाइट का रिफ्रैक्शन, एंड सिंथेटिक अपर्चर रेडर सेंसर। उसके बाद मेंस का लेवल का क्वेश्चन आपका जो क्लासिकल डांस फॉर्म लोग को लेके पूछा जा सकता है। ओके। उसके बाद नीति आयोग एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को शो करता है, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। नामसाई डिक्लेरेशन से कैसे इंटर बाउंड्री स्टेट डिस्प्यूट लोग को चेक करता है, ये सब आपका जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन इन इंडियन स्पेस, वो कैसे इंडियन स्पेस को बढ़ा सकता है, या क्या डिमेरिट हो सकता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। Thought of the day: when you find an idea that you just can't stop thinking about it, that's probably a good one to pursue. Josh James. Okay, so my dear student, keep studying and keep following the news. Thank you.